नमस्कार। आज हम जरा गहराई से समझेंगे उपदान संदाय अधिनियम 1972 को। जी, जिसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी जरूरी कानून है। जो जानकारी हम लाए हैं वो सीधे एक्ट के टेक्स्ट से है। कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं वो आसानी से समझ आ जाए। जैसे कि ये लागू किस पर होता है, ग्रेच्युटी मिलती कब है और कुछ जरूरी शब्दों का मतलब क्या है। सही। और इसका जो मूल उद्देश्य है वो फैक्ट्रियों, खदानों, दुकानों वगैरह में काम करने वालों को एक तरह की आर्थिक मदद देना है जब वो नौकरी छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं। हाँ, एक तरह का रिवॉर्ड लंबी सर्विस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले देखते हैं कि ये कानून मतलब इसका दायरा क्या है, ये कहाँ-कहाँ लागू होता है। धारा 1 ये बताती है। तो ये हर फैक्ट्री, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, पोर्ट्स यानी पत्तन और रेल कंपनी पर लागू है। अच्छा, काफी सारे सेक्टर्स हैं। जी हाँ, और इसके अलावा उन दुकानों या दूसरी जगहों पर भी जहां पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या उससे ज्यादा लोग काम पर थे। मतलब एक दिन भी अगर 10 लोग हो गए तो लागू हो जाएगा। हाँ, पिछले 12 महीनों में कभी भी। और एक बात और, अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू है। ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ। अच्छा, इसमें वो वाली बात भी थी ना कि अगर एक बार लागू हो गया। हाँ, धारा 1 का 3 का अगर किसी दुकान या संस्था पर ये एक्ट एक बार लागू हो गया और मान लीजिए बाद में वहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम भी हो जाती है तो भी एक्ट लागू ही रहेगा। बिल्कुल, एक्ट लागू ही रहेगा। ये कर्मचारियों के हक के लिए जरूरी है। ठीक है, अब जरा कुछ शब्दों को समझ लेते हैं जो बार बार आते हैं, जैसे कर्मचारी। कौन होता है कर्मचारी इस कानून के हिसाब से? देखिए, धारा 2D कहती है कि कर्मचारी वो व्यक्ति है जो किसी भी तरह का काम, चाहे वो शारीरिक हो या कोई और, मजदूरी पर करता है। अच्छा। लेकिन इसमें जो ट्रेनी होते हैं, मतलब अप्रेंटिस, वो शामिल नहीं है। और वो लोग भी नहीं जो केंद्र या राज्य सरकार के पदों पर हैं और जिनके लिए शायद कोई दूसरे नियम लागू होते हों। समझ गया। और नियोजक यानी एम्प्लॉयर? नियोजक धारा 2 के अनुसार वो व्यक्ति या अथॉरिटी है जिसका उस संस्था के काम पर आप कह सकती हैं फाइनल कंट्रोल है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर, निरंतर सेवा या कंटिन्यूअस सर्विस। इसकी बात धारा 2 में है। हाँ, ये तो ग्रेच्युटी के लिए बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल, इसके बिना ग्रेच्युटी नहीं मिलती सामान्यतः। तो ये निरंतर सेवा होती क्या है? मतलब कितने दिन काम करने पर मानी जाती है? देखिए, सामान्य मामलों में 1 साल की निरंतर सेवा तब मानी जाती है जब कर्मचारी ने पिछले 12 कैलेंडर महीनों में कम से कम 240 दिन सच में काम किया हो। 240 दिन, ठीक है। लेकिन अगर कोई जमीन के नीचे की खदान में काम करता है या ऐसी जगह जहां हफ्ते में 6 दिन से कम काम होता है, तो उनके लिए ये सीमा 190 दिन है। अच्छा, कुछ छूट है उनके लिए। और 6 महीने की सेवा? इसी तरह 6 महीने की निरंतर सेवा के लिए 120 दिन या फिर उन विशेष मामलों में 95 दिन का वास्तविक कार्य जरूरी है। मान लीजिए कोई बीच में बीमार हो गया या छुट्टी पर था या स्ट्राइक हो गई, तो क्या वो दिन कट जाते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर काम में रुकावट, बीमारी, कोई दुर्घटना, छुट्टी, ले ऑफ, हड़ताल या तालाबंदी की वजह से हुई है और इसमें कर्मचारी की सीधी गलती नहीं है, तो वो समय भी निरंतर सेवा में ही गिना जाता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, और जो मौसमी प्रतिष्ठान होते हैं जैसे चीनी मिल वगैरह, वहां कर्मचारी को उन दिनों के कम से कम 75% दिन काम करना होता है जितने दिन वो प्रतिष्ठान चला। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ग्रेच्युटी मिलती कब है? मतलब क्या शर्तें हैं? धारा 4(1) के मुताबिक सबसे पहली शर्त है कि कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी होनी चाहिए। 5 साल, ओके। और ये मिलती कब है? जब कोई सुपर एन्युएट होता है, यानी तय उम्र पर रिटायर होता है, या सामान्य रूप से रिटायरमेंट लेता है, या फिर इस्तीफा देता है। इसके अलावा अगर सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण वो स्थायी रूप से अक्षम मतलब डिसेबल हो जाता है, तब भी ग्रेच्युटी मिलती है। अच्छा, तो मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में भी 5 साल की सर्विस जरूरी है?
नहीं, यही एक महत्वपूर्ण अपवाद है। मृत्यु या अक्षमता के मामले में ये 5 साल की न्यूनतम सेवा की शर्त लागू नहीं होती। ये तो बहुत जरूरी बात है। जी, अब बात करते हैं कि ये मिलती कितनी है, मतलब इसका हिसाब कैसे लगता है। ये धारा 4(2) और 4(3) में बताया गया है। हाँ, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो कर्मचारी ने जितने साल नौकरी की है, हर पूरे साल के लिए उसे 15 दिन की मजदूरी के बराबर ग्रेच्युटी मिलती है। अगर साल पूरा न होकर 6 महीने से ज्यादा का हिस्सा है तो उसे भी पूरा साल मान लिया जाता है। और ये 15 दिन की मजदूरी किस आधार पर? ये उसकी आखिरी सैलरी, मतलब जो लास्ट उसने ड्रॉ की थी, उस रेट पर गिनी जाती है। अच्छा, तो अगर कोई महीने की तनख्वाह पाता है तो उसके 15 दिन कैसे निकालेंगे? उसका एक फॉर्मूला है। महीने की तनख्वाह को 26 से भाग देते हैं। 26 से क्यों? क्योंकि महीने में औसतन 26 कामकाजी दिन माने जाते हैं, रविवार हटाकर। फिर जो रकम आती है उसे 15 से गुना कर देते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए 26,000 रुपये महीना है तो 26,000 भागित 26, 15 यानी 15,000 रुपये। बिल्कुल सही। ये हुई 1 साल की सेवा के बदले 15 दिन की ग्रेच्युटी। और मौसमी कर्मचारियों के लिए हर सीजन के लिए 7 दिन की मजदूरी का नियम है। ठीक है, और क्या कोई ऊपरी सीमा भी है कि मैक्सिमम कितनी ग्रेच्युटी मिल सकती है? हाँ, केंद्र सरकार समय समय पर इसकी अधिकतम सीमा तय करती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। ठीक है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ग्रेच्युटी देने से मना कर दे या उसमें से कुछ काट लें? हाँ, कुछ खास हालात में ऐसा हो सकता है। इसे कानून में समपहरण या फोफीचर कहते हैं, जो धारा 4(6) में है। किन हालात में? जैसे अगर किसी कर्मचारी की सेवा इसलिए समाप्त की गई है क्योंकि उसने जानबूझकर या लापरवाही से नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो जितना नुकसान हुआ है उतनी रकम ग्रेच्युटी से वसूली जा सकती है। अच्छा, और या फिर अगर उसे नौकरी से इसलिए निकाला गया है क्योंकि उसका आचरण बलवात्मक या उच्च श्रृंखल था, या उसने कोई हिंसात्मक कार्य किया है, या फिर अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो और वो अपराध उसने नौकरी के दौरान किया हो। इन मामलों में ग्रेच्युटी पूरी या उसका कुछ हिस्सा रोका जा सकता है। मतलब ये सिर्फ गंभीर मामलों में ही संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सामान्य इस्तीफे या रिटायरमेंट पर लागू नहीं होता। इसके अलावा और कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए इस एक्ट के बारे में? कुछ और जरूरी चीजें हैं, जैसे धारा 6, जिसमें नॉमिनेशन की सुविधा है। कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बना सकता है ताकि उसके नए रहने पर पैसा सही हाथ में जाए। हाँ, और अगर परिवार नहीं है तो किसी और को भी नॉमिनी बना सकते हैं। फिर है धारा 4(क), जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? ये कहती है कि नियोक्ताओं को सरकारी विभागों को छोड़कर अपनी ग्रेच्युटी देनदारी के लिए या तो बीमा कराना होगा या फिर सरकार द्वारा अनुमोदित कोई ग्रेच्युटी फंड स्थापित करना होगा। मतलब कंपनी को इसके लिए पहले से तैयारी रखनी होगी। बिल्कुल। फिर अगर ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर कोई विवाद होता है तो धारा 3 के तहत एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है जिसके पास आवेदन किया जा सकता है। और अगर उसके फैसले से सहमत न हो तो धारा 7 के तहत अपील का भी प्रावधान है। और हाँ, अगर नियोक्ता कानून का पालन नहीं करते तो धारा 9 में सजा का भी प्रावधान है, जेल और या जुर्माना। एक और बात शायद बहुत जरूरी है, क्या ग्रेच्युटी को अटैच किया जा सकता है? मतलब किसी लोन या कर्ज की वसूली में? नहीं, बिल्कुल नहीं। धारा 13 साफ कहती है कि ग्रेच्युटी की रकम को किसी भी सिविल, रेवेन्यू या क्रिमिनल कोर्ट की डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क यानी अटैच नहीं किया जा सकता। ये कर्मचारी की सुरक्षा के लिए है। और ये एक्ट दूसरे कानूनों पर भारी पड़ेगा। जी, धारा 14 यही कहती है। इसका अध्यारोही प्रभाव ओवरराइडिंग इफेक्ट है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो संक्षेप में कहें तो ग्रेच्युटी एक अहम कानूनी हक है जो सामान्यतः 5 साल की नौकरी के बाद मिलता है। सही। और इसका हिसाब आपकी सर्विस और आखिरी सैलरी पर निर्भर करता है। और इसके भुगतान, विवाद सुलझाने, बीमा वगैरह के लिए भी नियम बने हुए हैं। बिल्कुल। ये कानून देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट या नौकरी छूटने की स्थिति में एक अहम सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसलिए जरूरी है कि कर्मचारी और कंपनियां दोनों ही अपने अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक रहें। निश्चित रूप से। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये कानून संतुलन बनाने की कोशिश तो करता है नियोक्ता और कर्मचारी के बीच, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में इसका पालन करवाने वाले तंत्र जैसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी या सजा का डर वाकई उतने प्रभावी हैं, या फिर काम करने के तरीके बदल रहे हैं? गिग इकोनॉमी आ रही है, तो क्या निरंतर सेवा और ग्रेच्युटी जैसी अवधारणाओं को भविष्य में बदलने की जरूरत महसूस होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।